हेलो एवरीवन। आज की हमारे ये मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपने पहली क्लास की होगी, नहीं की होगी तो उसके टॉपिक्स भी एक बार समझ लो। इस क्लास जैसे हम आज डे 2 लेकर चलेंगे तो डे 2 के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप इसमें यानी इस क्लास में समझ ले जाओगे कि व्याप्ति का सिद्धांत क्या था, लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, प्लस रेलवे का विकास हुआ तो कैसे विकास हुआ था। देन साथ में ही आप ये समझ लोगे कि आप जो इजारेदारी सिस्टम होता था, स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी, महालवाड़ी थी, और देन साथ में धन का बहिर्गमन सिद्धांत था। ड्रेन यानी जो धन इंडिया से ब्रिटेन में जाता था उसके संदर्भ में कुछ थ्योरी हैं, बुक्स हैं, उनको भी समझ ले जाओगे। अक्सर एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट में एक लाइन में बन जाएगी, देन उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है। हमने आपके लिए क्या किया है, जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन रख दिए हैं, जैसे सहायक संधि प्रणाली का वास्तविक प्रवर्तक कौन था, तो ये भी रख दिया है। देन ऐसे ही यानी हर एक टॉपिक है तो टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चन, जैसे बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था, ये रख दिया है क्वेश्चन। किसने समाप्त किया था, तो ऐसे करके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन रख दिए हैं, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा कल की क्लास का रिवाइज करें। कल हमने क्या किया था, तो सबसे पहले हमने कल कौन कौन से टॉपिक किए थे फ्रेंड्स, याद है? कल सबसे पहले यूरोपियों का आगमन, हमने 10 डेज की स्ट्रेटजी कि हम 10 डेज में क्या कवर करेंगे, प्लस यूरोपियों के आगमन में सबसे पहले हमने देखे थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डेनिश आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। फिर हमने देखा था कर्नाटक वॉर। देन उसके बाद हमने बंगाल के बारे में थोड़ा पढ़ा था। देन बंगाल में प्लासी का युद्ध, देन बक्सर का युद्ध, ये देखे थे, ठीक। देन उसके बाद फिर हमने आंग्ल मैसूर देखे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम कुछ यानी ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था अक्सर, जैसे आंग्ल सिख था, आंग्ल नेपाल था, लेकिन फिर भी कभी कभार रिसेंट में चर्चा में रहते थे। सुगौली की संधि तो ये बता दी थी आपको कि अक्सर अगर चर्चा में रहती है तो ये पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको फोकस करना है। आज की क्लास हमारी अब डे 2 है, तो हम आगे के टॉपिक जो पहली क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं उनसे हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाओ, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। इसमें आप सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ोगे, इसमें देखोगे लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति। द्वैध शासन कहाँ पर लगाया जाएगा, ये बंगाल में लगाया जाएगा। कहाँ पर लगाया जाएगा प्रिंस, बंगाल में। तो द्वैध शासन है, तो कब से कब तक, यानी कि 1765 से लेके 1762 तक चलता है। तो लगाता कौन है बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड क्लाइव लगाता है। कौन लगाता है, लॉर्ड क्लाइव लगाता है। कब लगाता है, जब यानी कि बक्सर की युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का, तो तब से ही क्या चल दिया जाता है, बंगाल में द्वैध शासन चला दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक मुगल बादशाह थे और दूसरे अवध थे, तो मुगल बादशाह के साथ इन्होंने क्या कर लिया था, दीवानी ले ली थी। किसकी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, तो उन्हीं में एक बंगाल पार्ट था। अब इसका अर्थ क्या है द्वैध शासन का, वैसे प्रिंस क्या अर्थ है द्वैध शासन का, कल भी क्लास में हमने सीखा था। द्वैध शासन का अर्थ है जो दीवानी यानी कि राजस्व वसूली, रुपए वगैरह कलेक्ट करना है, वो कौन करेगा, वो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और बाकी जो प्रशासन, कानूनी व्यवस्था, देख रेख का काम है वो कौन करेगा, वो बंगाल का नवाब करेगा। ये द्वैध शासन है। तो द्वैध शासन की स्थापना कब से होती है, जब बंगाल में अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है बक्सर के युद्ध के बाद। स्टार्ट कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। तो हमें याद क्या रखना है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव करता है। कौन करता है प्रिंस, कौन करता है, रॉबर्ट क्लाइव। अब इसका अंत करेगा, तो अंत कौन करता है, वॉरेन हेस्टिंग करेगा। ये वायसराय हैं, रॉबर्ट क्लाइव यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर है। देन वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वैध शासन को बंगाल में समाप्त करता है। तो द्वैध शासन की यानी
स्टार्ट कौन करेगा? रॉबर्ट क्लाइव। और समाप्त कौन करेगा? वॉरेन हेस्टिंग। दो क्वेश्चन याद रखने हैं। लेट्स प्रैक्टिस। पीवाईक्यू लगाते हैं। प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। कब किया था? 1772 में। तो यानी अब पहले टॉपिक से बस दो क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला, स्टार्ट किसने किया था, और दूसरा, हटाया किसने था। तो द्वैध शासन का मीनिंग तो समझ चुके हैं आप कि द्वैध शासन जहां पर दीवानी रुपए वगैरह किनके पास हो गए? अंग्रेजों के पास। और प्रशासन देख रेख वगैरह किनके पास पहुंच गया? बंगाल के नवाब के पास। यानी कि अब रुपया वगैरह सब कुछ किसने ले लिया? अंग्रेजों ने। और बाकी सब काम वगैरह कौन करेगा? बंगाल का नवाब करेगा। देन लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है, अंग्रेजों की विस्तार की नीति इकाई। तो दूसरा टॉपिक कौन सा है? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। तो पहला क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि किसकी है? लॉर्ड वेलेस्ली की है। किसकी है सहायक संधि? लॉर्ड वेलेस्ली की। तो 1798 में देते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है? ये भी गवर्नर जनरल हैं। वायसराय बन के आते हैं ना 1857 के बाद। तो उससे पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे, पद का नाम। तो लॉर्ड वेलेस्ली की क्या है? सहायक संधि है, 1798 में आती है। तो प्रिंस, सहायक संधि से नाम आएगा तो किसको जोड़ेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली को जोड़ेंगे। सहायक संधि का सिंपल मीनिंग क्या होता था? अंग्रेजों के संदर्भ में होता था। वैसे संदर्भ में अलग है कि वैसे जैसे कोई रियासत वगैरह है उसको हम सैन्य, आर्थिक वगैरह ऐसा सहायता दें, तो वो कैसी थी? सहायक संधि थी। लेकिन एक्चुअल में अंग्रेज अपने उद्देश्य के लिए करते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे सहायक संधि के तहत? जैसे भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित करना, इसके लिए वो क्या करते थे कि जो अंग्रेजी यानी सैनिक थे तो उनको वो देसी रियासत के ही खर्चे पर ही संचालित करते थे उस सहायक संधि के तहत। साथ ही इनका उद्देश्य ये भी था कि फ्रांसीसी प्रभाव इनके लिए चैलेंज था, तो उसको भी कम किया जाए। तो सहायक संधि से कर सकते थे। अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार करना, तो ये किससे कर सकते थे? सहायक संधि से ही कर सकते थे। अब देखा जाए वैसे तो ये सहायक संधि है ना, वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की देन थी। जब कर्नाटक की राजनीति का वॉर चल रहा था तो तब यूज किया था सबसे पहले भारत में डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। तो पहले भारत में सबसे ज्यादा यूज किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन स्टार्टिंग देखें तो किसने? डुप्ले के समय से हो रही है, पहली बार प्रयोग हो रहा है वहां से। अब प्रथम सहायक, एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम सहायक संधि के तहत सबसे पहले कौन सा राज्य, कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ था सहायक संधि में? तो सबसे पहले 1765 में अवध को शामिल किया गया था सहायक संधि के तहत। एक क्वेश्चन है, याद रखना है। दूसरा है, हम देख ही चुके हैं कि सहायक संधि को 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा व्यापक रूप से लागू किया जाता है। अब वेलेस्ली के द्वारा यानी सहायक, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले किसने ग्रहण की थी? तो पहले यानी कि अवध है, तो अवध कैसे लेता है? वो अपनी बस सुरक्षा के बदले धन लेते हैं अंग्रेज। यानी अंग्रेज अवध को पहले क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं और उसके बदले धन। यानी थोड़ा तब लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था, यह कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आता है, तब ज्यादा व्यापक करता है किसका? सहायक संधि का। उससे पहले भी हो रही थी अंग्रेजों के संदर्भ में, लेकिन कम कम हो रही थी। तो सहायक संधि स्टार्ट अवध से मानी जाती है। लेकिन जब लॉर्ड वेलेस्ली आया था बन के गवर्नर, तो उसके समय सबसे पहले राज्य था हैदराबाद। कौन सा राज्य आया था सबसे पहला? हैदराबाद, लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में। ठीक है, तो वेलेस्ली यानी वेलेस्ली की सहायक संधि है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा सा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली का वास्तविक प्रवर्तक यानी जिसने ज्यादा रूप से प्रयोग किया था, तो किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने ज्यादा यूज किया था सहायक संधि का। देन नेक्स्ट, सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अंग्रेजों ने पहली सहायक संधि 1765 में किस राज्य के साथ की थी? तो सबसे पहले 1765 में अंग्रेजों ने अवध के साथ की थी। दूसरा क्वेश्चन है, वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला प्रमुख राज्य कौन था? अब देखो वेलेस्ली की, तो वेलेस्ली कब आता है?
98 में आता है तो उसके तहत हैदराबाद राज्य पहला बन जाता है। कौन सा बन जाता है? हैदराबाद। तो साइक संधि कौन लेके आता है व्यापक रूप से? लॉर्ड वेलेस्ली। देन सबसे स्टार्टिंग में कौन आता है? डुप्ले स्टार्ट करता है इसको, फ्रांसीसी यानी कर्नाटक की राजनीति के संदर्भ में। और 1765 में अंग्रेज अवध के साथ इसका पहला यूज करते हैं। तो प्रिंस एक बार रिवाइज करें, इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? यानी बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। हटाया किसने था बंगाल में द्वैत शासन? वारेन हेस्टिंग ने हटाया था। फिर सहायक संधि आती है लॉर्ड वेलेस्ली की। सहायक संधि यानी 1798 में यूज यानी ये प्रयोग करता है व्यापक रूप से। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के तहत पहला राज्य अवध बनता है 1765 में। फिर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यानी पहला राज्य 1798 में हैदराबाद सबसे पहला बनता है। और इनका एक्चुअल में नहीं सहायक संधि का विकास डुप्ले के समय से ही हो रहा था। तो अब है हमारा तीसरा टॉपिक है लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848। तो लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत का अर्थ है जैसे गोद लेने की प्रथा होती है ना भारत में, तो लॉर्ड डलहौजी ने वो गोद लेने की प्रथा बच्चों को वो कर दिया मनाही कि अगर आपका कोई संतान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका राज्य हमारे अंदर आ जाएगा। देशी रियासतों के लिए ऑब्वियसली ये चैलेंज होगा क्योंकि इंडिया में तो पहले था कि गोद ले सकते थे और वहां से अगर किसी की संतान नहीं है तो गोद लेना, गोद के बाद वो राजा बन जाता था, ऐसा सिस्टम था। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने अंग्रेजों ने ये हटा दिया तो इंडिया के लिए तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो वही है व्यक्तिगत सिद्धांत। एक बार समझ लो, जैसे कि किसी देशी शासक का प्राकृतिक या जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो वो गोद लिया गया पुत्र उत्तराधिकारी माना नहीं जाएगा, ये इनकी पॉलिसी थी। और पहले क्या था कि पहले कोई अगर किसी ने गोद ले लिया तो माना जाता था, लेकिन इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत ये प्रावधान कर दिया था। और ऐसा अगर कोई लेगा तो वो किस में आ जाएगा, वो राज्यों यानी अंग्रेजी शासन में मिल जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है बस कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था, ये याद रखना है। अब इसके तहत पहला राज्य कौन शामिल हुआ था व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत? पहला कौन सा हुआ? सतारा। ये याद रखना है, बस दो याद रखने हैं कि व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहला राज्य कौन सा शामिल हुआ था इसके तहत? कौन सा हुआ था? सतारा। प्रिंस कौन सा हुआ? सतारा। फिर बाकी अदर राज्य जैसे कि जैतपुर है, संबलपुर है, बगाट है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। बस आपके एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना पूछा जाएगा। बाकी पीवाईक्यू आप लगाओगे तो भी आप ये महसूस कर चुकेंगे कि हमें कितना पढ़ना है कि कितना छोड़ना है। अब देखो इसमें कि जो अवध होता है ना 1856 में, तो अवध को व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया जाता है बल्कि अवध को कुप्रशासन के आधार पर शामिल किया जाता है। तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस आधार पर शामिल किया गया था? तो किस आधार पर? कुप्रशासन के आधार पर। तो सीधा क्वेश्चन का आंसर क्या देना है कि अवध को कुप्रशासन के आधार पर शामिल किया गया था। इसमें ब्रिटिश शासन में व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत नहीं शामिल किया गया था। अब देखो लेट्स यानी प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू की। पहला प्रश्न है व्यक्तिगत सिद्धांत का जनक कौन है? व्यक्तिगत सिद्धांत का जनक कौन है? प्रिंस कौन है जनक? हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली। व्यक्तिगत सिद्धांत का पहला शिकार यानी कि पहला व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत पहला कौन सा राज्य शामिल हुआ था? सतारा शामिल हुआ था। कौन सा हुआ था? सतारा। देन नेक्स्ट झांसी का वैसे एग्जांपल है, झांसी का विलय किस नीति के अंतर्गत हुआ था? तो झांसी का कैसे हुआ था? व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर हुआ था ना उनका, क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपने सीरियल देखा होगा तो उसमें गोद लेती हैं वो एक बेटे को, देन तभी उसमें कौन सी पॉलिसी आती है? व्यक्तिगत सिद्धांत आती है अंग्रेजों की। अवध का विलय किस आधार पर हुआ था? तो अवध का विलय कुछ शासन के आधार पर हुआ था, मिस गवर्नमेंट के आधार पर हुआ था, ये याद रखना है हमें। तो अब लेट्स प्रैक्टिस। व्यक्तिगत सिद्धांत किसने दिया था?
किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने, है ना? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था ना व्यक्तिगत सिद्धांत। फिर उसके तहत सबसे पहला राज्य कौन सा शामिल हुआ था? सतारा पहले राज्य शामिल हुआ था। अवध को कुप्रशासन के आधार पर शामिल किया गया था। कैसे किया गया था? कुप्रशासन के आधार पर। एक आती है नीति, कई बार पूछ ली आती है कि घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, किस गवर्नर के समय आई थी? तो ये किस गवर्नर के समय आई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय आई थी। कौन सी नीति है? घेरे की नीति, जिसे इंग्लिश में क्या करते हैं? रिंग फेंस पॉलिसी। हिंदी में कभी कभी यही लिख देता है कि रिंग फेंस पॉलिसी किस गवर्नर ने दी थी? तो किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी, जिसका यूज 1765 से 1813 तक 13 के बीच में होता है। इन घेरे की नीति का अर्थ ये है, जैसे अपना कोई भी मान लेते हैं ये कंट्री है, अब अपने आसपास बॉर्डर बना दो, यानी कि इनके साथ आप समझौता वगैरह कुछ भी कर लो। अगर कोई दूसरी और कंट्री है बाहर से तो वो आक्रमण करेगी तो अपने ऊपर वाली पकड़ेगी, अपनी सुरक्षा खुद ही बन जाए। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था? घेरे की नीति अपनाई थी। अंग्रेजी क्षेत्रों के चारों ओर मित्र राज्यों का घेरा बनाकर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, ये घेरे की पॉलिसी थी। लेट्स प्रैक्टिस। घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो रिंग घेरे की नीति किसने दी थी? प्रिंस किसने दी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी। किसने दी थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो ठीक है, अभी तक हमने 4 लोग पढ़ लिए थे। तो पहले कौन से पढ़े थे? सबसे पहले क्या देखा था? द्वैत शासन देखा था। तो यानी कि किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन स्टार्ट किया था बंगाल में। समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। फिर आते हैं सहायक संधि, तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि आती है 1798 में। देन सहायक संधि के बाद व्यक्तिगत सिद्धांत आता है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी के तहत, यानी सबसे व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत पहला राज्य कौन सा है? सतारा शामिल होता है। कौन सा राज्य शामिल होता है? सतारा शामिल होता है। फिर आती है घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। तो ये कब होती है, यानी किस कौन लेके आता है इसको? वॉरेन हेस्टिंग लेके आता है। 1765 से 1813 के बीच की पॉलिसी होती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा इसी का टॉपिक है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण एवं रेलवे का विकास। तो अब हम रेलवे का विकास और उपनिवेशवाद की क्या चरण है उनको समझेंगे। पहले देखो, पहला क्वेश्चन आपके लिए रेलवे के विकास में है कि पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, याद आ रहा है? तो वो भी क्वेश्चन सब बन जाएंगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, अब इसका पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद होता है, तो सबसे पहला चरण आता है उपनिवेशवाद का, यानी कि पहला उद्देश्य होता है अंग्रेजों का कि हम ज्यादा से ज्यादा अधिकतम लाभ कमाएं, तो उसको बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। अक्सर एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा वन लाइनर में कि सबसे पहला उपनिवेशवाद का कौन सा चरण था? तो कौन सा चरण था? वाणिज्यिक पूंजीवाद था। और बस समझने के लिए समझ लो बस आप, जैसे कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का क्या अर्थ है कि व्यापार द्वारा अधिकतम लाभ कमाना, ये उनका उद्देश्य था। देन दूसरा चरण आता है तो वो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण आता है। औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से लेके 1858 के बीच। अब इसकी विशेषताएं क्या रहेंगी? तो इसकी विशेषताएं यही कि अब यानी कैसा है आपका, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, ये औद्योगिक पूंजीवाद, यानी कि अब थोड़ा सरकार, ब्रिटिश सरकार है वो उद्योगों पर ध्यान देगी। कुटीर उद्योग, अब जैसे अपने यानी जैसे लोह इस्पात वगैरह है तो वो कब आएगा इंडिया में? जैसे रेल वगैरह का विकास होगा तो इसी टाइम पीरियड आएंगे। तो जो भारत के यानी ओरिजिनल उद्योग वगैरह थे, कुटीर उद्योग वगैरह, तो उनका नष्ट होगा। क्योंकि उनका नष्ट इसीलिए होगा, जैसे इंग्लैंड में तब तक क्या हुआ था, जो रक्तहीन क्रांति बोलते हैं, गोरखपुर क्रांति बोलते हैं, वो इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुकी थी। तो उसके जरिए इंग्लैंड में तो औद्योगिक मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह ये सब विकास हुआ था। तो वहां पर औद्योगिक चरण ज्यादा हुआ, तो यहाँ से क्या करते थे, वो कच्चे माल को ले जाएं और वहां से तैयार माल को इंडिया में वापस लेके आ जाएं। तो ये औद्योगिक चरण था। देन वित्तीय पूंजीवाद, ये अंतिम चरण था इनके उपनिवेशवाद का।
वित्तीय पूंजीवाद का अर्थ होता है कि भारत में जैसे बीमा है, बैंकिंग है, खनन निवेश है इत्यादि इन क्षेत्रों में विकास करना। तो इस प्रकार ये 3 चरणों में उपनिवेशवाद को बांट देते हैं। पहला चरण कौन सा बांटते हैं प्रिंस? पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, फिर उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद, देन तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का चरण यार कब माना जाता है? तो 1813 से लेकर 1858 के बीच। या भारत में दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो भारत में उपनिवेशवाद का पहला चरण कौन सा था? तो पहला चरण कौन सा था? वाणिज्यिक लाभ कमाना, यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद। अब समझते हैं भारत में रेलवे का विकास। ये जरूरी है ज्यादा टॉपिक, है ना, कि पहली रेल कहां से कहां तक चली थी। वैसे एक प्रश्न ये बनना चाहिए, थोड़ा सा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो जिज्ञासा के साथ पढ़ो कि रेलवे क्यों शुरू की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों का तो लाभ नहीं होना था इसमें, लेकिन अंग्रेजों ने इसीलिए की थी कि जैसे सेना है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से जल्दी से पहुंच जाए, क्योंकि वॉर वगैरह में तो पहले सेना ज्यादा जरूरी थी ना। कच्चे माल का बंदरगाहों तक पहुंचना ये आसान करना था इनका। ब्रिटिश माल यानी जो ब्रिटिश तैयार माल है वो पूरे भारत में जल्दी से जल्दी फैल जाए, ये भी इनका काम था। प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना, ये सब उद्देश्य थे, न कि उनका भारत का विकास करना, भारतीय लोगों की सुलभ बनाना यात्रा वगैरह, ये सब उनका कोई उद्देश्य नहीं था। मेन उद्देश्य था उनका अधिक से अधिक कैसे भारत पर हम कंट्रोल करें, उन संदर्भ में था। तब इससे संबंधित जितनी भी कुछ घटनाएं याद करने वाली वो हम याद करेंगे। जैसे कि 1846 में लॉर्ड हार्डिंग ने पहली बार भारत में रेलवे की आवश्यकता पर बल दिया था। तो यानी पहली बार लॉर्ड हार्डिंग क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल भारत का। तो वो बोलता है कि भारत में रेलवे होनी चाहिए। तो पहली बार बात कौन कर रहा है? लॉर्ड हार्डिंग बात कर रहा है। फिर 1849 में पहली कलकत्ता रानीगंज रेलवे लाइन का निर्माण होता है। रेलवे लाइन यानी कलकत्ता रानीगंज रेलवे लाइन निर्माण हो रहा है। देन फिर आता है 1853 में लॉर्ड डलहौजी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के समय रेल चलेगी, ट्रेन चलेगी। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी का रेलवे मेमो आता है, रेलवे मेमो। देन भारत में रेलवे विकास की स्पष्ट नीति आती है और 1853 में यानी पहली यात्री रेल चलती है। तो कब चलती है? 1853 में ही चलती है, जिससे यानी कहां से कहां तक? तो मुंबई से थाने तक चलती है, लगभग 34 किलोमीटर तक की दूरी पर। तो पहला क्वेश्चन कि पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक। पहले मुंबई को बंबई बोलते थे, तो बंबई से लेकर ठाणे तक। देखो PYQ यही है सेम। भारत की पहली रेल चली थी तो बंबई से ठाणे, कब चली थी? 1853 में चली थी। देन फिर और आ जाओ, लॉर्ड लिटिन ने 1879 में पहली बार ईस्ट इंडियन रेलवे को सरकारी नियंत्रण में खरीदा था। यानी कि लॉर्ड लिटिन ने अब जो रेलवे पहले प्राइवेट वगैरह ये थी वो उसको सबको हटाकर अब सरकारी नियंत्रण में कर लिया था। किसको? रेल नेटवर्क वगैरह पूरा सब कुछ उसको, रेलवे को। देन 1903 आती है। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन रेलवे बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं थॉमस रॉबर्टसन होते हैं। तो रेलवे का एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। स्टार्ट किन के समय हुई थी रेलवे? लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे यानी पहली रेल चली थी बंबई से थाने, लेकिन सर्वाधिक विकास अंग्रेजों के टाइम में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था रेलवे का। फिर एक आती है 1921-22 में एकवर्त समिति। कौन सी समिति आती है? एकवर्त समिति। तो इसके आधार पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया जाता है 1925 में।
तो एकवर्त समिति किससे जुड़ी हुई है? रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने से जुड़ी हुई है। तो एक क्वेश्चन है, ट्राई करो कि रेल बजट को अलग करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो किस समिति ने? एकवर्त समिति ने दी थी। देन अब रेलवे से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने तक। रेलवे मेमो किसने प्रस्तुत किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। इसी के समय सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ था। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो एकवर्त समिति ने की थी। भारत में रेलवे की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का क्या था? सैन्य एवं प्रशासनिक नियंत्रण तथा व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। देन ये भी हमारा अब रेलवे वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अभी तक हमने 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखेंगे भारत में भूमि राजस्व, यानी जो भूमि राजस्व व्यवस्थाएं जैसे जमींदारी है, स्तंभदारी है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, इन सबको पढ़ने वाले हैं। सबका क्या करना है हमें? जैसे कि इन व्यवस्थाओं में नाम पता हो आपको, प्लस ये किसकी देन है, यानी कि कौन सा वायसराय था या कौन सा व्यक्ति इनसे जुड़ा हुआ है, प्लस ये कितने क्षेत्रफल पर थी, यानी कि कोई 51 है, कोई 19 है, 19 है या कोई 30% है। तो ये याद रखना है कि कौन सी व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर थी और प्लस किसकी देन थी और कौन सा क्षेत्र है। इतने बस 3 पर्सपेक्टिव पता हो तो आंसर आपके बन जाएंगे सभी क्वेश्चन के। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है क्योंकि हमें ऑब्वियसली एसएससी वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ऊपर ऊपर से पहली लेयर तो पता ही होना चाहिए कम से कम। बस डीप जाना है तो आपके पास पीडीएफ है, ये उससे पढ़ते रहना। आ जाओ अब समझते हैं। तो पहली है इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था एक अल्पकालिक है, यानी स्टार्ट इसकी कौन करता है? वॉरेन हेस्टिंग करता है 1772 में। पहले 5 वर्षीय रखते हैं, फिर 1 वर्षीय, देन फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है तो इसको एंड कर देता है। यानी कि बस बेसिक क्वेश्चन आएगा तो क्या बनेगा कि इजारेदारी व्यवस्था को किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। खत्म किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको खत्म कर दिया था। तो एक क्वेश्चन इतना पढ़ लो। देन दूसरे पाओ वो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जिसे हम जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जमींदारी व्यवस्था बोलते हैं। दूसरा इसका नाम है स्थायी बंदोबस्त, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट। जमींदारी, मालगुजारी या स्तंभदारी, तो इसी को बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त के अलग नाम है ये। ठीक है ना? किसकी देन है ये? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। इस जमींदारी प्रथा किनकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। कब? 1793 से। कब से? 1793 में। देन ये यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में फैली थी। लगभग भारत के 19% क्षेत्रफल, यानी जो क्षेत्रफल था भारत का, तो 19% क्षेत्रफल ये काम करती थी पॉलिसी। तो पहला क्वेश्चन कि जमींदारी व्यवस्था किन से संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस से 1793 में देते हैं और इनके यानी भारत के क्षेत्रफल लगभग 19% क्षेत्रफल पे लागू थी पॉलिसी इनकी। इसमें क्षेत्रफल में क्या आता था? क्षेत्र में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक ये क्षेत्र आते थे। तो याद क्या रखना है? जमींदारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जमींदारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त किसने दिया था? किसने दिया था प्रिंस? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी जमींदार तो आप जानते ही होंगे ना, जमींदार कौन होते हैं? एक कोई गांव का प्रमुख वगैरह है, उसके पास गांव के सभी कंट्रोल यानी जमीन वगैरह उसके अंदर आती है ना, ज्यादा से ज्यादा जमीन रखने वाला। देन दूसरा आता है रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था आती है दूसरी? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान। सामान्यतः इन जनरल रैयत का मतलब क्या है? किसान। अब इसकी यानी कि देन किसने दिया था? तो थॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो कहीं पर लिखा होता है, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड 2 व्यक्ति हैं, याद रखना है। रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं 2 व्यक्ति। कौन कौन से?
टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। तो मुनरो और रीड किससे जुड़े हुए हैं? रैयत से। ये याद कैसे रखना है? देखो रैयत, रैयत में क्या आ रहा है? आर। तो मुनरो में क्या आ रहा है? लास्ट में आर। और रीड में क्या आ रहा है? आर। तो दोनों आर आर वाले रैयत से व्यक्ति से जुड़ जाएंगे। और स्थायी जमींदार में क्या है? जमींदार कौन होते हैं? बस ऐसे याद कर लो, कौन से कानून वाले, बस याद हो जाएगा। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है किन की देन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की देन है। ये 12 माइल मद्रास यानी कर्नाटक के इलाके के आसपास इनकी चली थी व्यवस्था। किसान रैयत, किसान का अर्थ क्या है? रैयत होता है। रैयत कौन होते हैं? किसान होते हैं। यानी कि ये इतनी चली थी। इनका क्षेत्र देखो, मद्रास, बंबई, असम, सिंध, कुर्ग, दक्कन, यानी कि भारत के लगभग कितने 51% क्षेत्रफल पर फैली थी। तो भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करने वाली कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था है प्रिंस? रैयतवाड़ी व्यवस्था है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किन की देन है? थॉमस या टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड की देन है। इन्होंने स्टार्ट कहां से किया था? 12 माइल कर्नाटक वगैरह इनके आसपास और मद्रास से स्टार्ट किया था। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा व्यवस्था चली थी तो रैयतवाड़ी 51 क्षेत्रफल पर लागू थी। ठीक है, इसका यानी इसमें क्या होता था वैसे, और पढ़ोगे आप तो किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, बस इसीलिए रैयत शब्द जोड़ा गया था। देन लास्ट है अपना इसी का रैयत जो भू राजस्व व्यवस्था है उनका महालवाड़ी सिस्टम। कौन सा है? महालवाड़ी सिस्टम। महाल का अर्थ है जैसे आज का कोई प्रधान वगैरह होता है, वैसे ही गांव के लोग सब आपस में चुनकर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें कि आपकी जिम्मेदारी है हमसे राजस्व वगैरह कलेक्ट करना, आपकी जिम्मेदारी है सरकार को देना। तो वो होता था महालवाड़ी यानी महाल। देन इसको दूसरा नाम है ग्राम बंदोबस्त। देन नेक्स्ट है, फिर है उसको देखेंगे आप कि इसको यानी किसकी देन है ये मालवाड़ी व्यवस्था, किन की देन है? होल्ट मैकेंजी की देन है। किन की देन है? होल्ट मैकेंजी की देन है। और इसमें क्या समझेंगे आप? इसमें समझेंगे कि 1822 में क्या समझते हैं? 1822 को देन होती है इनकी 1800 मालवाड़ी व्यवस्था क्या होती है? होल्ट मैकेंजी देते हैं और 1822 में देते हैं। ठीक है, माल का अर्थ होता है गांव या संयुक्त, वही आपस में चुनकर क्या करें, वो सब आपस में चुनकर अपने प्रतिनिधि बताएं, देन उसके आधार पर बोलें कि आप हमसे धन वगैरह कलेक्ट करो। ठीक है, बाकी सब सेम ही है। पूरे गांव माल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर नहीं, पूरा गांव फिक्स कर दे, क्या कर दे कि हमारा कोई मुखिया है महाल, तो वो हमसे क्या करेगा? टैक्स का कलेक्ट करेगा, लागू करेगा। ये सब किसकी जिम्मेदारी है? सब जिम्मेदारी है महाल की। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और सिंपल करते हैं। बस याद क्या रखना है आपको? मालवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? होल्ट मैकेंजी की देन है। किसकी देन है? होल्ट मैकेंजी की देन है। लगभग 30% क्षेत्रफल पर लागू थी ये पॉलिसी। कौन सी वाली? मालवाड़ी व्यवस्था 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी जल्दी से बस। जो इजारेदारी व्यवस्था है वॉरेन हेस्टिंग लाता है। स्थायी बंदोबस्त है जमींदारी, वो कौन लेके आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसको टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड लेके आते हैं। लगभग ये 51% क्षेत्रफल पर लागू होती है, यानी सबसे ज्यादा लागू कौन सी पॉलिसी है? रैयतवाड़ी। फिर मालवाड़ी होल्ट मैकेंजी इसको देते हैं मालवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, अब आ जाओ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तब देखते हैं कितना आप सीखे या कितना नहीं सीखे। तो पहला प्रश्न है, इजारेदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? पहली व्यवस्था किसने शुरू की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू की थी। देन इजारेदारी व्यवस्था कब से शुरू हुई थी? बेसिक क्वेश्चन है, बस नहीं याद नहीं रखना आपको। 1772 में इजारेदारी व्यवस्था पहली शुरुआत हुई थी। फिर स्थायी बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी।
स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई थी? 1793 में लागू हुई थी। सूर्यास्त का नियम किस व्यवस्था से संबंधित है? तो सूर्यास्त का नियम स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। ये भी समझ लो कि सूर्यास्त का नियम क्या होता है। सूर्यास्त का नियम ये होता है, जैसे कि कोई डेट फिक्स कर दी, तो डेट फिक्स कर दी है तो लगान आपको इस समय सरकार को देना कंपलसरी है। अगर आपने सूरज छिपने से पहले नहीं दी लगान तो आप यानी सरकार क्या करेगी, उसकी जमींदारी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देगी। तो ये सूर्यास्त का नियम था जमींदारी व्यवस्था में। तो सूर्यास्त का नियम किस व्यवस्था से संबंधित है? स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, जमींदारी से। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? तो जमींदार को माना जाता था। हमने देखा था ना, स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम ही क्या था? जमींदारी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? तो थॉमस मुनरो या टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक। देन अगला क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो कौन होते थे? किसान, यानी रैयत। तो रैयत को ही क्या बोलते हैं हम? किसान। तो किसान सीधे सरकार को लगान देते थे, इसीलिए कौन सी व्यवस्था आई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था आई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो कहाँ पर लागू हुई थी? बारामहल, इस क्षेत्र में लागू हुई थी। देन मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में ही। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? महालवाड़ी अंतिम व्यवस्था थी ना भू राजस्व की, तो उसके जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे। महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1822 में लागू हुई थी। फिर महालवाड़ी व्यवस्था में लगान किसके माध्यम से वसूला जाता था? तो गांव के मुखिया के माध्यम से। तो महाल का अर्थ ही था क्या? आपस में लोग चुनकर अपना एक महाल बनाएं। महालवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत। एक प्रश्न ये है कि सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व पॉलिसी लागू हुई थी? तो सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू। कितने? 51% क्षेत्रफल पर लागू हुई थी। ठीक है ना? कॉन्फिडेंस आ रहा है फ्रेंड्स कि नहीं आ रहा है इस टॉपिक से? आप भी बताना अपना, आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना? आप जितने भी देख रहे हो वीडियो, चाहे आप रिकॉर्ड में अभी देखें या फिर बाद में देखें, तब भी बताना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिस्टम। ये क्वेश्चन है, देखो कभी चाहे आपका यूपीपीआरटी एग्जाम हो या एसएससी वगैरह, तो इनमें पूछा जाता है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? सीधा वन लाइनर में कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी बुक का नाम पूछ लिया जाता है आपसे कि बुक का नाम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे आसान आसान बन जाते हैं, वो आप छोड़ के नहीं जाना है बस आपको। ठीक है ना? अब धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, तो पहले समझ लो कि धन का बहिर्गमन का अर्थ क्या होता है। तो भारत की संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के ब्रिटेन भेजी जाती है, इसका मतलब ये है, यानी कि भारत से संपत्ति धीमे धीमे करके चाहे ब्रिटिश कैसे भी रूप में ब्रिटेन भेजते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया जब उपनिवेशवाद था तो क्या होता था? यही तो होता था ना कि भारत से ज्यादा धन अर्जित करना है। तो ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करके कहाँ जाएंगे? इंडिया में थोड़ी ना रखेंगे, अपने यहाँ ले जाएंगे। तो वही क्या है? धन का बहिर्गमन। ठीक है ना? क्लियर शब्द? तो अब ये धन का बहिर्गमन है, ये सबसे पहले दिया था, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ये याद रखना है कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। प्रिंस, धन का बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। दादा भाई नौरोजी की एक बुक थी, याद रखनी है हमें, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये अक्सर पूछ ली जाती है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किन की पुस्तक है? तो किन की पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया एक आर्टिकल था, इसमें भी इन्होंने बोला था किसका? धन के बहिर्गमन सिद्धांत की बात की थी। तो अभी तक याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था। बुक थी उनकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब एक और व्यक्ति हैं, सी आर दास, सी आर दत्त। कौन है? सी आर दत्त। तो इनकी बुक का नाम है इस इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी याद रखनी है, यूपी पैट शायद 2025 का ही हुआ था, दिसंबर के आसपास। तो उसमें भी ये पूछा था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने बुक लिखी थी? तो किसने लिखी थी? सी आर दत्त ने लिखी थी। ठीक है?
फिर महादेव गोविंद रानडे आते हैं, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया था, धन के बहिर्गमन सिद्धांत। कांग्रेस ने पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत को मंजूरी दे दी थी कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत रियल में हो रहा है। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में मंजूरी दे दी थी। फिर गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का जनक कौन है? दादाभाई नौरोजी। इनकी बुक का क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर दूसरे व्यक्ति कौन याद रखने हैं? आर.सी. दत्त याद रखने हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनकी बुक है। कांग्रेस ने कब धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अब करते हैं पीवाईक्यू प्रैक्टिस इसी टॉपिक से संबंधित। पहला है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत का जनक कौन था? तो कौन था जनक? दादाभाई नौरोजी। देख रहे हो, ऐसे ही आंसर आने चाहिए आपके क्वेश्चन आने से पहले आंसर आ जाए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादाभाई नौरोजी। कौन है? दादाभाई नौरोजी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? आर.सी. दत्त ने लिखी थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री की बुक किसने लिखी थी? आर.सी. दत्त ने लिखी थी। अब एक आयोग है इसी से संबंधित, बेल्वी आयोग। बेल्वी आयोग कब बनता है? 1895 में बनता है। ये यानी कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत की जांच करने के लिए बनता था। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच वित्तीय संबंधों धन के बहिर्गमन की जांच करना था। इसके लिए कौन सा बना था? बेल्वी आयोग बना था, 1895 में बना था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड बेल्वी, अध्यक्ष थे इसके। कौन थे? लॉर्ड बेल्वी इसके अध्यक्ष थे। एकमात्र, यानी इसे याद क्यों रखना है बेल्वी आयोग को? बेल्वी आयोग को इसीलिए याद रखना है क्योंकि एकमात्र भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी इसी के सदस्य थे। किसके? बेल्वी आयोग के सदस्य थे। तो बेल्वी आयोग 1895 में आता है। लॉर्ड बेल्वी इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए कि इसका नाम रखा है लॉर्ड, यानी बेल्वी आयोग। याद क्यों रखना है? क्योंकि एकमात्र भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी बेल्वी आयोग के सदस्य थे, तो इसीलिए याद रखना है। ठीक है, तो अब करते हैं प्रैक्टिस पीवाईक्यू की। जैसे कि बेल्वी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1895 में। देन बेल्वी आयोग का उद्देश्य क्या था? कि भारत और ब्रिटेन के बीच वित्तीय संबंधों या धन के बहिर्गमन की जांच करना। बेल्वी आयोग के एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? दादाभाई नौरोजी। इसीलिए तो याद करना था कि बेल्वी आयोग में एकमात्र भारतीय सदस्य थे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ ना? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वे औद्योगिकरण, डे इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी भारत में कुटीर उद्योग थे, तो कुटीर उद्योगों का कैसे कैसे पतन हो गया था, और प्लस अंग्रेजों की क्या पृष्ठभूमि थी। थोड़ा बस बेसिक आइडिया ले लो। बस एक संदर्भ में बोलूं तो ये याद रखना है बस आपको कि जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में थी तो भारत के कुटीर उद्योगों का पतन हुआ था। कहीं भी एग्जाम में ये लाइन आए कि भारत में ब्रिटिश सरकार के दौरान कुटीर उद्योग बढ़े थे, तो आपको हमेशा गलत मानना है, बल्कि क्या हुआ थे? उनका पतन हो गया था, क्षरण हो गया था। तो भारतीय कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ था, जिसके प्रमुख कारण क्या थे? जैसे बंगाल में द्वैत शासन था, अंग्रेजों का यानी कि एकमात्र उद्देश्य यहाँ से कच्चा माल ले जाना, एक ब्रिटिश से निर्मित माल लेके आना, ये सब उद्देश्य था उनका बस। तो इसीलिए भारत में क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग वगैरह क्षरण होगा। इससे क्या होगा? बेरोजगारी होगी, कृषि जनसंख्या पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि लोग पहले कुटीर उद्योगों में काम करते थे, तो अब किस में आ जाएंगे? वो कृषि क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो कोई इतना बड़ा औद्योगिक वगैरह था ही नहीं, सेवा क्षेत्र वगैरह पहले नहीं थे, तो कृषि पे ज्यादा दबाव आएगा। ग्रामीण गरीबी में वृद्धि, भुखमरी जैसी समस्याएं, ऑब्वियसली तब अकाल वगैरह चले थे। अकाल वगैरह भी हम पढ़ाएंगे किसी नेक्स्ट क्लास में कि कितने अकाल आए थे, उस समय वायसराय कौन था, कब से कब तक आए थे, ये सब कुछ उस समय भी जान लेंगे। तो देखो एक क्वेश्चन है, बस वो देख लो आप कि बे औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था? तो कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था? सूती वस्त्र उद्योग। यानी यही सबसे कैसा था? हस्तशिल्प, ऐसे मान लो हाथों से निर्मित थे, या फिर कुटीर छोटे छोटे उद्योग थे, तो इन्हीं का क्षरण हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। देन एक और क्वेश्चन है,
गुमास्ता प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये भी हस्तशिल्प पर अंग्रेजी नियंत्रणों से संबंधित है, गुमास्ता प्रणाली। भारत में नए उद्योग की स्थापना, ये समझ लो थोड़ा, बस आपको समझना क्या है मैं बता दे रहा हूं कि एक दो टर्म है वो याद रखना है कि पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में स्थापित होती है। कौन करते हैं? कावसजी दावर करते हैं पहली सूती वस्त्र मिल 1854 में। देन उसके बाद याद रखनी है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में होती है। देन फिक्की FICCI इसकी स्थापना 1927 में होती है। ये दो तीन याद रखनी है बस इसमें, ठीक है। अब आ जाओ, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉम्बे प्लान। मैं कहूंगा इसको आप हाईलाइट करके रखो, क्योंकि अक्सर सीधा सीधा पूछ लिया था कि बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 में आया था। किसने दिया था? तो भारत के जब उस समय यानी 1944 के टाइम पीरियड में उद्योगपति थे, तो उन्होंने दिया था। उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि भारत में अब स्वतंत्र भारत होगा तो उस समय उद्योगों का विकास वगैरह कैसे होना चाहिए, उन सब के लिए प्लान था। तो एग्जाम में पहला क्या पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था? तो 1944 में आया था। दूसरा पूछा जाता है अक्सर डीप लेयर में, तो वो पूछा जाएगा कि इसके कौन कौन से सदस्य थे, जैसे कि JRD टाटा उस समय उद्योगपति, बिड़ला उद्योगपति थे, ठाकुरदास इन पुरुषोत्तम ठाकुरदास याद रखने हैं, कस्तूरबाई लालबाई, लाला श्रीराम, इनको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर इनसे कंफ्यूज करता है। ये आपने नाम सुना नहीं होगा लाला श्रीराम, तो फिर एग्जामिनर इनसे पूछेगा कि बॉम्बे प्लान में शामिल थे या नहीं थे। तो कौन थे? लाला श्री राम। बाकी को जैसे टाटा है, बिड़ला है, ठाकुरदास हैं, इनको तो आप कहीं ना कहीं याद ही कर लेते हो, कहीं डेली डेली सुनाई देते होंगे। जॉन मताई, ED श्रॉफ और सर अर्देशिर दलाल, ये भी क्या थे? इसके सदस्य थे। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस पहली है, बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1944 में आया था। बॉम्बे प्लान किससे संबंधित था? स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की योजना से संबंधित था। कैसे प्लान करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। बॉम्बे प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के 8 उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस है कंपनी वगैरह से अभी पीछे बढ़ा था हमने, उनसे ही संबंधित है। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल किसने स्थापित की थी? तो किसने स्थापित की थी पहली सूती मिल? कावसजी दावर ने स्थापित की थी पहली सूती वस्त्र मिल। देन भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो रिसड़ा बंगाल में हुई थी भारत की पहली जूट मिल स्थापित। टिस्को की स्थापना, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। तो फिक्की याद रखना है, भूल जाओ इसमें सब कुछ, लेकिन फिक्की कब आना चाहिए? 1927 में आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टिस्को याद कर लो 1907, वहां की फिक्की तो याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। देन ये विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश में यानी कि पहला चाय बागान, इनमें विदेशी निवेश होता है जो आपके एग्जाम के लिए न के बराबर इंपोर्टेंट है। देन औद्योगिक आयोग एक याद रखना है, औद्योगिक आयोग के अध्यक्ष थे थॉमस हॉलैंड। कि औद्योगिक आयोग बनता है ब्रिटिश भारत में, तो उसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में बनता है। तो लेफ्ट यानी एक प्रश्न है, औद्योगिक आयोग 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? थॉमस हॉलैंड थे। कौन थे? थॉमस हॉलैंड। तो इसी के साथ हमारे आज डे 2 क्लास कंप्लीट होता है टारगेट। आई होप कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, ये बताओ प्रिंस, चलो आप बताओ। कॉन्फिडेंस आया? लग रहा है अब क्वेश्चन बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? तो एक बार बस रिवाइज करा दो कि हमने टॉपिक क्या क्या पढ़े थे, बस उतना। सबसे पहले हमने लॉर्ड क्लाइव की द्वैत शासन पॉलिसी पढ़ी थी कि बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। खत्म किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। देन सहायक संधि पढ़ी थी। सहायक संधि के बाद फिर हमने क्या था देखा था? व्यक्तिगत सिद्धांत देखा था। व्यक्तिगत सिद्धांत के बाद घेरे की नीति देखी थी। घेरे की नीति के बाद हमने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चरण देखे थे, ठीक है। चरण के बाद फिर रेलवे का विकास देखा था हमने। फिर रेलवे के विकास के बाद भू राजस्व व्यवस्थाएं, जैसे कि स्तंभदारी, जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये व्यवस्थाएं देखी थी।
फिर धन का बहिर्गमन सिद्धांत देखा था, क्वेश्चन आते ही आते हैं ना इस टॉपिक से। तो फिर इसके बाद वेलवी आयोग, वेलवी आयोग के बाद भारत में उद्योग विऔद्योगीकरण, बॉम्बे प्लान, इसकी कौन सदस्य थे, इतना देखा था। आई होप इंजॉय फील कर रहे हो क्लास के बाद, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते लाइक कर देना, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम तभी तक काम करेगा जब तक आप लाइक करोगे, अदरवाइज वो हमें पुश कर ही नहीं सकता है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लाइक करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।